हिंद की सरजमी पर गिरा लहू जिसका अभिमान है, तो सीने में लगा तमगा जिसकी पहचान। शमशीर में लगा खून जिसके अहद समर्पण की कहानी है, तो जमीन पर बिछी दुश्मन की लाशें जिसके पराक्रम की पराकाष्ठा। कफन जिसका सफेद नहीं औरों सा, और बिगुल बचता है सिर्फ जिसकी शहादत पर। वो एक सिपाही है, हिंद का सिपाही, और जिसकी पहचान है उसका मुल्क, उसका वतन। क्या कमी है तुझको लालों की, सरहद पर रखवालों की। सर रख के मरे तेरी गोद में जब रही आंख खुली मत वालों की। जहां अजमत पे तेरी आँच आई, जिस्मों ने मिलके कसम खाई, ना सोएंगे एक पल के लिए, आंखों ने नींदें लौटाई। कतरों ने लहू के मिलके लिखा, इस बात का है दुनिया को पता। कतरों ने लहू के मिलके लिखा, इस बात का है दुनिया को पता। हम लड़ते हैं सीना तान के, जांबाज हम हिंदुस्तान के, मोहताज नहीं पहचान के। हम शेर है हिंदुस्तान के, बिस्तर पे पले चट्टान के, हम आदी हैं बलिदान के। हम शेर है हिंदुस्तान के, हम शेर है हिंदुस्तान के। अंधेरे की स्याह परत को धीरे धीरे अपने आगोश में ले सूरज का 7वां घोड़ा यहां इसी जमीन पर अपनी छटा बिखेरता है, और फिर जीवन से भर जाता है यहां का कण कण। रात भर पत्तों पर ठहरी सिमटी ओस की बूंदों को फिर से जीवन स्रोत में बदल देता है अरुण। ये जो अभी आपने देखा, ये कोई और जगह, कोई और देश या कोई और मुल्क नहीं है। हमारा अपना हिंदुस्तान है, और भारत के इसी उत्तर पूर्वी छोर को अरुणाचल के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल, जहां सूरज की पहली किरण सबसे पहले भारत की धरती के कदम चूमती है। शांत, सुंदर, सुरम्य वादियों से भरपूर, जहां भारत आती लोहित नदी इस घाटी की जीवन धारा के रूप में बहती है। वलोंग को कई सदियों पहले मीजू मिश्मी जनजाति के लोगों ने आबाद किया था। भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर बसा अरुणाचल प्रदेश, जहां प्राकृतिक सुंदरता की कोई सीमा नहीं, और ऐसे ही हैं यहाँ के लोग। यहाँ के बारे में किसी भी बात को शब्दों में पिरोना शायद यहाँ की तौहीन होगी। चप्पे चप्पे पर बिखरी यहाँ की सुंदरता को अपने अंदर जज्ब करने के लिए यहाँ तक पहुंचना जरूरी ही नहीं, लाजमी है। तो आइए आज मैं आपको इसी सुंदर प्रदेश के सुंदर से प्रांत वलोंग की वो कहानी सुनाता हूं जिसे यहाँ के बाशिंदों ने अपनी आंखों से देखा और जिया है।
विश्व की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं चीन और भारत लगभग एक साथ नए गणतंत्र के रूप में उभरे थे। भारत का पड़ोसी देश तिब्बत से बड़ा ही गहरा व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ता था। अरुणाचल इसी ऐतिहासिक दोस्ती और परंपरा का प्रतीक रहा है। वलोंग के आसपास की सीमाओं पर तिब्बत के लोगों का आना जाना स्वाभाविक था। सन 1914 में ब्रिटिश अधीन भारत, चीन और तिब्बत ने शिमला कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और सीमाओं को बांधने के काम पर रजामंदी हुई। पर अपनी आदत से मजबूर चीन उन समझौतों और रजामंदी से साफ मुकर गया। इस बीच कई बार समझौते पर पारस्परिक रजामंदी को करार देने के प्रयास किए गए, पर चीन की नीयत ठीक नहीं थी। सन 1950 में चीन ने अपनी दमनकारी नीति को अपनाते हुए तिब्बत पर अपने कब्जे की गंदी चाल चल दी। चीन ने सबसे पहले धर्मगुरु दलाई लामा को अपने सलाहकारों के साथ तिब्बत से भागने पर मजबूर कर दिया। आपसी संबंधों और दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें अपने देश में शरण दी। लाखों की तादाद में तिब्बत से भागकर लोग हिंदुस्तान आ गए। चीन कुछ बोला नहीं और राजनीतिक संबंधों के कारण भारत भी कुछ नहीं कर पाया, पर चीन शायद अंदर ही अंदर इस बात पर उड़ता रहा। सन 1960 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई ने मित्रता और भाईचारे का दम भरते हुए भारत का दौरा किया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए खुले दिल से उनका स्वागत किया। चीन मिलने नहीं आया था, हमारे अंदरूनी हालात का जायजा लेने आया था। चीन की गिद्ध नजर काफी समय से अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर थी, जिसे वो ब्रिटिश हुक्मरानों द्वारा किए गए विभाजन को न मानते हुए अपना क्षेत्र होने का दावा करता था। इन दिनों 6 कुमाऊं की बटालियन किबिथू में और 2 असम राइफल्स की एक विंग यहां वलोंग के बॉर्डर क्षेत्र में मैकमोहन लाइन पर तैनात थी। 6 कुमाऊं को वलोंग सेक्टर में हर मुकम्मल तरीके से वहां की निगहबानी का जिम्मा सौंपा गया। असम राइफल्स को फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत बिना चीनी सेना से सीधा संपर्क साधे बॉर्डर के नजदीक पोस्ट बनाने का जिम्मा दिया गया। असम राइफल्स ने तंगखल, जजेप और हॉट स्प्रिंग्स पर प्लाटून साइज की पोस्ट बनाने का काम जारी रखा। सितंबर महीने के आखिर में चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों पर हमारी नजर पड़ी तो भारतीय सेना ने भी एहतियातन अपनी सतर्कता और सरगर्मी चुपचाप से बढ़ा दी। उस समय किबिथू पहुंचने के लिए तेजू से 200 किलोमीटर का पैदल सफर और लगभग 16 दिन का समय लगता था। कैनेडियन ऑटर एयरक्राफ्ट में भी 6 से 8 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते थे और उतरने के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सिर्फ हाईलोंग और वलोंग में ही मौजूद थे। लोहित नदी को स्टील की तारों के जरिए सामान सहित पार करना पड़ता था और यहाँ ऊपरी इलाकों में तापमान 0 से भी नीचे चला जाता था। कुछ बहुत बड़ा होने का अंदाजा शायद हमारी सोच से भी परे था। छुटपुट झड़पें और पेट्रोलिंग पार्टियों का आमना सामना तो एक आम बात थी। हाई कमान से भी ऐसी कोई चेतावनी नहीं मिली थी कि अचानक 21 अक्टूबर सन 1962 के दिन बिना किसी चेतावनी चीन ने हम पर काफी बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। हमला भारत की सरजमी पर एक साथ कई जगह हुआ, जिसमें नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी शामिल था, जिसे आज अरुणाचल के नाम से जाना जाता है। यह लड़ाई कहीं से भी बराबरी की लड़ाई नहीं थी। भारतीय सेना के पास ना ही आधुनिक हथियार थे और इस कठिन पहाड़ी जगह लायक मुकम्मल कपड़े और जूते। हालात कुछ ऐसे थे
कि ना तो हमारे पास भरपूर असला बारूद था, ना रिजर्व और ना ही तैयारी करने का समय। पर भारतीय सेना के रणबांकुरे किसी भी हालात में पीछे हटने या हार मानने वाले नहीं थे। हमारे पास कुछ हो ना हो साहब, भारत माँ की रक्षा की कसम हमारे साथ हमेशा रहती है। इस कसम की खातिर एक हिंदुस्तानी सैनिक आखिरी सांस तक लड़ने का वादा अपने दिल में लेकर चलता है। ये हिंदुस्तानी सैनिक है, टूटते नहीं फना होते हैं। भारत माता की हम पूरी सजगता से दुश्मन की हरकत का इंतजार कर रहे थे। 18 अक्टूबर 1962 6 कुमाऊं की एक कंपनी किबिथू में, एक कंपनी दिचू, एक कंपनी लैडर्स और एक कंपनी ईस्ट रिज में तैनात थी। 2 असम राइफल्स की एक प्लाटून मैकमोहन रिज, एक प्लाटून थापा रिज, एक प्लाटून तंखल, एक प्लाटून जचेप और एक प्लाटून हॉट स्प्रिंग्स पर डटी थी। 6 कुमाऊं के सूबेदार सुरेंद्र चंद ने 10,700 फीट हिल 100 फीचर पर 53 चीनी सैनिकों के मौजूद होने की खबर दी। 6 कुमाऊं के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मदिया ने तुरंत थापा रिज पर तैनात 2 असम राइफल्स की टुकड़ी को 9,000 फीट पर स्थित हिल 90 पर डिफेंस इख्तियार करने का आदेश दिया। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो, 2 असम राइफल्स के बहादुर सैनिकों ने उसी रात हिल 90 पहुंचकर उजाले से पहले ही अपने पैर जमा लिए। मौके की नजाकत को समझते हुए कर्नल मदिया भी वलोंग से किबुथू पहुंच गए। वहीं लोहित नदी के ईस्ट बैंक पर 6 कुमाऊं की अल्फा कंपनी की एक प्लाटून ने 19 अक्टूबर शाम 6 बजे तक मैकमोहन रिज पर डिफेंस इख्तियार कर लिया था। 21 अक्टूबर 1962 शाम 7 बजे हमारे संतरी ने मैकमोहन रिज पर लाइट सिग्नल नोटिस किए। सूचना मिलने पर अल्फा कंपनी कमांडर मेजर गोमती नियागम तुरंत एक प्लाटून को लेकर मैकमोहन रिज की ओर रवाना हो गए। साथ ही एक प्लेटून को दिचू नाले पर तालुक पास की तरफ से दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भेज दिया। 11:15 बजे दुश्मन की ओर से दागे जा रहे गोला बारूद ने रात की खामोशी को तोड़ मैकमोहन रिज पर हमारे ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1962 सुबह 1 बजे लगभग चीनी सेना की एक बटालियन ने हम पर पहला हमला कर दिया। हमारे 3 इंच मोर्टार के सटीक फायर ने दुश्मन के बीच हड़कंप मचा दिया। दुश्मन घबराकर पीछे हटने पर मजबूर हो गया, पर फिर कुछ समय बाद ही एकजुट होकर पहले से ज्यादा तादाद में चीनी सेना ने हम पर दोबारा हमला बोल दिया। चार घंटे तक लगातार चली इस लड़ाई में हमने दुश्मन को जबरदस्त टक्कर दी। सिपाहियों, इन्हें बता दो कि जो कफन हम अपने सर पे बांध के आए थे वो हमारे लिए नहीं, इन चीनियों के लिए है। कालिका माता की हम डटकर दुश्मन का मुकाबला करते रहे और एक बार फिर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर हमने उनका दूसरा हमला भी नाकामयाब कर दिया। इस लड़ाई में हमने दुश्मन के 60 सैनिक मार गिराए, जबकि हमारे 5 जवान घायल हुए और 4 जवान शहीद हो गए, जिनमें नायक बहादुर सिंह भी शामिल थे। उन्होंने LMG नंबर 1 और 2 के शहीद होने के बाद LMG का जिम्मा संभाला। वह दुश्मन की गोली से अपना सीना छलनी होने के बावजूद भी LMG से फायर करते रहे और आखिरी सांस तक दुश्मन से लोहा लेते रहे। दास्तां तेरी अस्मत की, तेरी आन तेरी शान की थी, बात इतनी ही नहीं तेरे मगर मान की थी, जो फिर हौसले जज्बे और बहादुरी पे न रुकी, क्योंकि जंग फिर एक गोशे की नहीं पूरे हिंदुस्तान की थी।
कर्तव्य से भी ऊपर उठकर किए गए अपने साहसी और बहादुरी भरे प्रदर्शन के लिए नायक बहादुर सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकर जान हथेली पर, कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। लेकर जान हथेली पर, कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। 2 असम राइफल्स के नायब सूबेदार जगन दोज लिंबू की प्लाटून 6 कुमाऊं की अल्फा कंपनी के अधीन कार्यरत थी। चीनी हमले के दौरान जब नायब सूबेदार जगन दोज लिंबू 6 कुमाऊं की अल्फा कंपनी कमांडर को हमले की जानकारी देने जा रहे थे, तब उन्होंने अल्फा कंपनी कमांडर मेजर गोमती न्यागम को दिचू नाले के पास जख्मी और बेहोश पाया। तो बिना देरी किए अपने एक राइफलमैन की मदद से उन्हें अपने कंधे पर उठाकर और अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्हें 6 कुमाऊं के सैनिकों तक पहुंचाकर उनकी जान बचाई। साहस और बहादुरी भरे प्रदर्शन के लिए हमारे इस जाबाज को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अक्टूबर सुबह 10 बजे 2 असम राइफल्स के लांस नायक पूर्ण बहादुर तमांग को तंखल में बैठी 2 असम राइफल्स की टुकड़ी को वहां से पोस्ट खाली करने और दू धाकरू के रास्ते हायुलियांग पहुंचने के संदेश को पहुंचाने का काम सौंपा गया। रेडियो सेट पर इस संदेश को सुरक्षा के मद्देनजर प्रसारित नहीं किया जा सकता था। लांस नायक पूर्ण बहादुर तमांग ने अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा दिखाते हुए समय पर आदेश पहुंचाकर बखूबी अपने काम को अंजाम दिया। उन्हें पता था कि उन पर दुश्मन की नजर कभी भी पड़ सकती है और ऐसा हुआ भी। हायुलियांग लौटते समय दुश्मन ने असम राइफल्स की टुकड़ी का पीछा किया, पर दू दाखरू में वो दुश्मन को चकमा देने में कामयाब हो गए और बचकर निकल आए। अपनी इस कर्तव्य निष्ठा और बहादुरी के लिए लांस नायक पूर्ण बहादुर तमांग को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 22 अक्टूबर शाम 6 बजे 6 कुमाऊं को किबिथू से वलोंग स्थानांतरित होने का आदेश मिला। यह वो वक्त था जब पूरा देश जान चुका था कि चीन और भारत के बीच सीमाओं पर युद्ध जारी है। आंखें रोज दुआ के लिए ऊपर की तरफ उठती और हर भारतीय नागरिक शांति पाठ करता और मांगता साहस हर भारतीय सैनिक के लिए। नामती अरुणाचल प्रदेश का गौरव, जिसे आज भी जब दुश्मन याद करता है तो उसके सैनिकों और कमांडरों की रूह कांप जाती है। चीनी ये सोचकर नामती तक हमारा पीछा करते हुए पहुंच गए कि मौके का फायदा उठाकर वो हमें नामती में जबरदस्त टक्कर दे पाएंगे और हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। चीनियों की खुशी जल्द ही मातम में तब्दील हो गई। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास उनके लिए घातक साबित हुआ जब नामती से पहले ही आशी हिल पर बनाई गई हमारी सुनियोजित सुरक्षा ढाल से उनका सामना हुआ। वहां पहले से ही मुस्तैद 6 कुमाऊं के डेल्टा कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट बिक्रम सिंह ने चीनियों से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी थी। लेफ्टिनेंट बिक्रम ने पुल के कुछ लकड़ी के पटरे पहले ही हटा दिए थे और जवानों को आदेश दिया, मेरे ऑर्डर से पहले कोई गोली नहीं चलाएगा। आने दो दुश्मन को आगे। इन्हें पता तो चले कि भारत माँ के लाल सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुकने नहीं देंगे। कालिका माता की जय! दुश्मन के सबसे आगे चल रहे सैनिक का पैर उस निकाले हुए पटरे वाली जगह पर पड़ा और वह नीचे नामती नाले में गिर गया। दुश्मन ने हड़बड़ाकर जैसे ही अपनी फ्लैश लाइट से रोशनी की तो हमारी नजर चढ़ गया।
25 अक्टूबर सन 1962 सुबह तड़के 3 बजे शुरू हुई इस लड़ाई में हमारी 3 इंच मोर्टार और मीडियम मशीन गन ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लगभग 1 घंटे से भी कम चले इस युद्ध में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के शूरवीरों ने 200 के लगभग दुश्मन मार गिराए, जबकि हमारे 3 सैनिक हताहत और 6 जख्मी हुए। बुरी तरह बिखर गए दुश्मन ने फिर इकट्ठा होकर वलोंग की तरफ कूच किया। इससे पहले कि चीनी वलोंग पहुंच पाते, नामती में उन्हें 4 सिख के जाबाजों का सामना करना पड़ा। चीनी सैनिक धड़धड़ाते हुए 25 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे नामती में दाखिल हुए। लड़ाई के सभी उसूलों को ताक पर रखकर दुश्मन ने एक चाल चली और किबिथू में छोड़ी हुई हमारी ऑलिव ग्रीन वर्दियां पहन ली। उस पर सुबह की धुंध ने 4 सिख के सैनिकों को थोड़ी दुविधा में डाल दिया। इस धुंध और ओजी वर्दी में दोस्त कौन है और दुश्मन कौन, पहचानना मुश्किल हो गया। धुंध जब थोड़ी हल्की हुई तो देखा कि दुश्मन के लगभग 700 सैनिक नामती में लगाए गए हमारे ताड़ बाड़ से जूझ रहे हैं। दुश्मन तब भौचक्का रह गया जब 4 सिख की ब्रावो कंपनी की 3 टुकड़ियां, जो महाप्लाटू, मिथुन रिज और लैडर्स पर मोर्चा जमाए बैठी थी, को लोहित नदी के पूर्वी छोर पर तैनात मोर्टर ने चारों तरफ से दुश्मन पर हमला कर दिया। थोड़े ही वक्त में दुश्मन अपने 200 से ज्यादा सैनिक खो चुका था। खुद को फंसते देख चीनियों ने वहां खड़ी सूखी घास में आग लगा दी और धुएं की आड़ में अपने हताहत हुए सैनिकों के शवों को इकट्ठा किया और उनका अंतिम संस्कार किया। यही समय था जब 28 गुरखा राइफल ने युद्ध में अपनी आमद दर्ज की। डेल्टा कंपनी के मेजर गोवर्धन पुन और उनके युद्ध निपुण कंपनी सीनियर जेसीओ सूबेदार धा बहादुर पुन ने लैडर्स के डिफेंस का जिम्मा संभाला। चीनी सेना ने 25 और 26 अक्टूबर की रात हम पर कई बार हमला किया। पर हर बार उन्हें जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिख और गुरखा के सूरमाओं ने मिलकर उन्हें हर बार खदेड़ दिया। इसी रात 4 सिख के जवानों ने दुश्मन की 2 ऑटोमेटिक गन्स अपने कब्जे में ले ली। ये दुश्मन से बरामद किए गए इस युद्ध के पहले हथियार थे। दुश्मन नामती में हुई इस लड़ाई में गुरखा और सिखों के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। 26 अक्टूबर की रात मिथुन ट्रैक पर लड़ाई के दौरान जब दुश्मन 4 सिख के सिपाही केवल सिंह की सेक्शन पोस्ट के बहुत ही नजदीक आ गया तो मात्र 22 साल की उम्र और 1.5 साल की सर्विस वाले सिपाही केवल सिंह अपनी पोस्ट से निकलकर अकेले ही बेयोनेट से दुश्मन पर टूट पड़े। और उन्होंने आमने सामने की लड़ाई में अपने हाथों से ही कुछ दुश्मनों को मार गिराया और आखिर में प्राण त्यागने से पहले एक और दुश्मन को धराशायी कर अंत में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों
में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अव्वल दर्जे के इस पराक्रम के लिए सिपाही केवल सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे रणबांकुरों की हिम्मत और हौसले ने चीनी सेना को वलोंग के दरवाजे पर ही थाम लिया था। हताश और बेबस चीनी सेना के सामने भारतीय सेना के मजबूत इरादों की जैसे एक चट्टान खड़ी हो गई थी, और इसीलिए चीनियों ने नामती के मैदानों को टाइगर्स माउथ का नाम दिया। 2 नवंबर 1962 को इंटरसेप्ट किया गया चीनी संदेश कुछ इस तरह था। दुश्मन की घेराबंदी वलोंग के पास बहुत ही मजबूत है, पीछे हटने की इजाजत दें। नहीं, आप वहीं रुककर अधूरे रह गए काम को अंजाम दें। आपको अतिरिक्त मदद भेजी जा रही है। जहां चीनी सेना अपनी रणनीति में कुछ फेरबदल कर रही थी, वहीं हमारी कमांड में भी कुछ बदलाव लाए गए। 1 नवंबर को ब्रिगेडियर NC राउली मिलिट्री क्रॉस के नेतृत्व में 11 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने वलोंग सेक्टर में ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाली। चीनी सेना की घाटी में नदी के साथ साथ बढ़ने की हर कोशिश जब नाकाम होती नजर आई, तो उन्होंने पहाड़ी से घूमकर ऊपर के रास्ते वलोंग पहुंचने की योजना बनाई। 2 नवंबर को 2 असम राइफल्स के एक गश्ती दल की चीनी सेना के एक गश्ती दल से झड़प हुई, जिसके बाद ग्रीन पिंपल पर चीनी सेना के जमावड़े की खबर पुख्ता हो गई। 3 नवंबर को 33 गुरखा राइफल्स को नदी के पूर्वी छोर की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। वहां से 4 सीख को पश्चिमी छोर पर लैडर्स और लक्ष्मण रिज की रक्षा पंक्ति को मजबूत करने के लिए भेज दिया गया। 6 नवंबर 1962 6 कुमाऊं की अल्फा कंपनी को कैप्टन R.K. माथुर की अगुवाई में ग्रीन पिंपल से दुश्मन को खदेड़ने का काम सौंपा गया। कोई भी फायर सपोर्ट न होने और दुश्मन के ऊंचाई पर होने के बावजूद अल्फा कंपनी कैप्टन R.K. माथुर के कुशल नेतृत्व में अपने कुमाऊनी अंदाज में पूरे जोश खरोश के साथ दुश्मन पर टूट पड़ी। दुश्मन ने भी पलटकर अपनी आर्टिलरी, MMG और मोर्टार से हम पर आग उगलनी शुरू कर दी। इस भीषण हमले से विचलित हुए बगैर कैप्टन R.K. माथुर की अल्फा कंपनी ने चीनी सेना पर अपना आक्रमण जारी रखा और दुश्मन को भारी जान माल का नुकसान पहुंचाया। उन्होंने 2.5 घंटे तक डटकर दुश्मन का मुकाबला किया और उन्हें वहां से भगाकर ही दम लिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन का डटकर मुकाबला करने और दुश्मन के दांत खट्टे करने के एवज में अपने अदम्य साहस के लिए कैप्टन R.K. माथुर को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकर जान हथेली पर, कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। 10 नवंबर 1962 6 कुमाऊं को ट्राई जंक्शन पर फर्म बेस बनाने और ग्रीन और येलो पिंपल पर आक्रमण करने का आदेश मिला। 11 और 12 नवंबर के बीच 6 कुमाऊं वलोंग में एकत्रित हो गई। कुमाऊं की एक कंपनी ने कैप्टन B.N. सिंह की अगुवाई में 12 नवंबर को ट्राई जंक्शन पर अपना डिफेंस इख्तियार कर लिया और बाकी बटालियन भी 13 नवंबर दोपहर 2 बजे तक ट्राई जंक्शन पर इकट्ठा हो गई। 14 नवंबर 1962 ठीक 9:30 बजे 6 कुमाऊं की 2 कंपनियों ने 2 तरफ से येलो पिंपल पर हमला कर दिया। ये भारतीय सेना द्वारा किया गया पहला काउंटर अटैक था।
बाईं ओर से कैप्टन बीएन सिंह की अगुवाई में कंपनी दुश्मन के बंकर से 20 गज की दूरी पर आकर रुक गई और दाईं ओर से मेजर बीएन शर्मा के नेतृत्व में बढ़ रही कंपनी ने 200 गज पहले अपनी पोजीशन ले ली। 6 घंटे की मशक्कत और दोनों तरफ से चल रही गोलाबारी के बीच मेजर बीएन शर्मा की कंपनी दुश्मन के बंकरों से 50 गज की दूरी पर आकर रुक गई। हालांकि हमला तो रुक गया, पर हम अपने काफी साथियों को खो चुके थे। 6 कुमाऊं के दोनों कंपनी कमांडर भी इस लड़ाई में घायल हो गए। उनकी जगह अब सेकंड लेफ्टिनेंट अमर सिंह खत्री और सेकंड लेफ्टिनेंट पीके जिंदल ने दोनों कंपनियों की कमान संभाली। कर्नल मदिया ने बची हुई 2 रिजर्व टुकड़ियों को भी उनकी मदद के लिए भेज दिया। ब्रिगेड कमांडर से हुक्म आया कि 6 कुमाऊं जहां है वहीं अपनी पकड़ बनाकर रखे। रात 10:30 बजे चीनी सेना ने अपनी सारी ताकत के साथ हम पर हमला कर दिया। छह कुमाऊं की दोनों कंपनियां चारों तरफ से घिर चुकी थी। असला कम हो रहा था और हम अपने साथियों को एक एक कर कर खोते जा रहे थे। हम दुश्मन से लड़ते लड़ते ट्राई जंक्शन की ओर आ गए। 14 और 15 नवंबर की रात हुई इस लड़ाई में लेफ्टिनेंट अमर सिंह खत्री ने अपनी बहादुरी और कुशल नेतृत्व का परिचय दिया। दुश्मन की तादाद ज्यादा होने के बावजूद वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते रहे और दुश्मन की तरफ से हो रही गोलाबारी की परवाह न करते हुए खुद दुश्मन से लोहा लेते रहे। 15 नवंबर को दुश्मन ने पलटकर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन ज्यादा होने के बावजूद उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया और दुश्मन से भिड़ गए। पीछे हटने को मजबूर होकर भी उन्होंने एक एक कदम के लिए दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने दुश्मन को 3 घंटे तक आगे बढ़ने से रोके रखा और दुश्मन को ट्राई जंक्शन के नीचे 100 गज पहले ही थाम लिया। पर इसी दौरान वो एक ग्रेनेड की चपेट में आ गए और घायल हो गए। अव्वल दर्जे के साहस और कुशल नेतृत्व के प्रदर्शन के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अमर सिंह खत्री को वीर चक्र से नवाजा गया। छह कुमाऊं के मेडिकल ऑफिसर कैप्टन बीसी चोपड़ा ने भी अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जगह को न छोड़ने का फैसला लिया और लगातार दोनों तरफ की गोलाबारी के बीच भी जख्मी साथियों की मरहम पट्टी करते रहे और तब तक अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी जब तक दुश्मन सिर पर नहीं आ गया। बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा के इस बेमिसाल प्रदर्शन के लिए कैप्टन बीसी चोपड़ा को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। पंद्रह नवंबर सुबह 4:30 बजे चीनी सेना ने ट्राई जंक्शन पर हमला बोल दिया। छह कुमाऊं के मेजर प्रेम नाथ भाटिया अल्फा कंपनी के साथ ट्राई जंक्शन के स्लोप्स पर तैनात थे। चीनी सेना ने पहला हमला अपनी पूरी बटालियन के साथ किया और उसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी आर्टिलरी, मोर्टार और एमएनजी से हम पर हमला जारी रखा। नौबत हाथों से गुत्थम गुत्था होकर लड़ने की आ गई। इस बीच मेजर भाटिया के नजदीक एलएमजी पर तैनात सैनिक मारा गया। पूरी निडरता के साथ मेजर भाटिया ने एलएमजी को संभाला और दुश्मन पर अंधाधुंध फायरिंग कर कई दुश्मन ढेर कर दिए। दुश्मन द्वारा फेंके गए एक ग्रेनेड ने मेजर भाटिया को जख्मी कर दिया और उनके सिग्नलर ने वहीं प्राण त्याग दिए। अपने जख्मों को दरकिनार कर मेजर भाटिया दुश्मन पर लगातार फायर करते रहे। आखिरकार दुश्मन को हताश होकर पीछे हटना पड़ा।
और उसे ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि भारतीय सेना वो है जिसके सामने दुश्मन कभी नहीं टिक पाया। जो टिक गया समझो मिट गया। अव्वल दर्जे के पराक्रम के लिए मेजर प्रेमनाथ भाटिया को भी वीर चक्र से नवाजा गया। जो 200 जवान दुश्मन पर आक्रमण के लिए गए थे, उनमें से सिर्फ 90 ही बचकर वापस आ पाए। अपनी बची कुची ताकत और असले के साथ हम फिर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। 14 नवंबर 1962 दोपहर 3 बजे 4 डोगरा को 6 कुमाऊं को रिलीव करने का आदेश मिला। रात 10 बजे अपनी अल्फा और डेल्टा कंपनी को इकट्ठा कर 4 डोगरा के कमान अधिकारी ट्राई जंक्शन की ओर रवाना हो गए। 16 नवंबर को अपने कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल RS पठानिया के नेतृत्व में 4 डोगरा के 33 जवान 6 कुमाऊं की मदद के लिए ट्राई जंक्शन पहुंचे। हमें लगा मदद अब हमारे करीब ही है, पर जल्द ही एहसास हो गया कि 4 डोगरा की पूरी बटालियन के ये 33 जवान वो हैं जो बचकर वलोंग से ट्राई जंक्शन तक पहुंच पाए हैं। रास्ते भर उन पर चीनी सेना का हमला होता रहा। पर हम कब हार मानने वाले थे? हम तो वो सिर फिरे मतवाले थे जिन्हें दुश्मन को बर्बाद करने के सिवा कुछ और न सूझ रहा था, न दिख रहा था। 15 नवंबर शाम 7:30 बजे 120 mm मोर्टार के साथ हुए हमले को भी हमने विफल कर दिया। 6 कुमाऊं के कमान अधिकारी कर्नल मदिया को समझ आ रहा था कि बिना और गोला बारूद और सैन्य मदद के ट्राई जंक्शन की पकड़ को बरकरार रख पाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने वहां से अपनी पोजीशन को बदल देना ही बेहतर समझा। वक्त अपनी चाल चल रहा था और हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। चीनी सेना ने अतिरिक्त असले और आर्टिलरी को रबड़ की राफ्ट्स के जरिए नदी पार लाना शुरू कर दिया था। 15 और 16 नवंबर को चीनी सेना की तरफ से अंतिम हमला हुआ। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, असले और गोले बारूद की कोई कमी नहीं थी और वो तादाद में भी हमसे कहीं ज्यादा थे। हम बिना असले, गोला बारूद और गिनती में कम होकर भी डटकर उनका मुकाबला कर रहे थे। हमारे पास कुछ ज्यादा था तो सिर्फ हौसला और हमारा दृढ़ निश्चय। हम न झुके थे, न झुके हैं और नहीं झुकेंगे। इसी जज्बे के साथ हिंदुस्तानी सेना लड़ती रही। आखिरी गोली और आखिरी जवान तक। वलोंग का ये युद्ध हिंदुस्तानी सेना द्वारा बड़ी ही वीरता और साहस के साथ लड़ा गया था और लड़ने वाले वो भारतीय सैनिक थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। वो बेटे जिन्हें अपनी मातृभूमि के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा प्यारी थी। हमारी सभी रक्षा पंक्तियों पर एक साथ हमला हुआ। हर ठिकाने पर जबरदस्त लड़ाई हुई। चीनी सेना झुंड बनाकर आती रही और आती ही रही। 4 सीख के लेफ्टिनेंट योगराज पलटा 2 तरफ से दुश्मन से घिरे हुए थे। 15 नवंबर सन 1962 रात 11:30 बजे उन पर पहला हमला हुआ। साहब जी, जिंदी आ गए। शाबाश मुंडियों, तैयार हो जाओ। रेडी, फायर। डेल्टा कंपनी ने लेफ्टिनेंट योगराज पलटा के नेतृत्व में दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब न हो सका और पीछे हट गया। दुश्मन ने 2 घंटे बाद दोबारा हमला किया। लेफ्टिनेंट योगराज पलटा और उनके जांबाज साथियों ने एक बार फिर दुश्मन को जबरदस्त टक्कर दी और भागने पर मजबूर कर दिया। अब तक 4 सीख की डेल्टा कंपनी को भी जान माल का काफी नुकसान हो चुका था। लेफ्टिनेंट पलटा ने 33 गुरखा राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर से मदद मांगी, लेकिन रास्ते पर दुश्मन की मौजूदगी के कारण
मदद उन तक नहीं पहुंच पाई। 16 नवंबर की सुबह 4:45 पर दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। बेशक साडा अमनीशन खत्म हो गया है, घबराने की लोड़ नहीं, जे मरांगे ते मर्दा वांग मरांगे। बोले लेफ्टिनेंट योगराज पलटा और उनके साथियों ने जब तक हो सका डटकर मुकाबला किया। लेफ्टिनेंट योगराज पलटा एक बंकर से दूसरे बंकर भाग भाग कर अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। वो एक हाथ से अपनी स्टैन गन से फायर करते और दूसरे हाथ से ग्रेनेड पकड़कर दांतों से उसकी पिन निकालकर दुश्मन पर फेंकते रहे। इसी दौरान एक बंकर के पास दुश्मन की बंदूक के बर्स्ट से उनकी गर्दन छलनी हो गई। इस भीषण लड़ाई में लेफ्टिनेंट योगराज पलटा को उनके पराक्रम और वीरता के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 16 नवंबर 1962 11 इन्फेंट्री ब्रिगेड को ट्राई जंक्शन छोड़ने का आदेश मिला। 6 कुमाऊं और 4 डोगरा की बची हुई फौज जंगलों और पहाड़ों में पैदल चलकर पत्तों और जड़ी बूटियों पर गुजारा कर 8 दिन में तेजू पहुंची। सेकंड लेफ्टिनेंट के मध्या 40 दिन बाद तेजू पहुंचे और 4 सिख के नायक गुरदीप सिंह 37 दिन बाद अपनी बटालियन से जाकर मिल पाए। और कुछ ऐसे भी थे जो कभी लौट कर नहीं आए। विडंबना तो ये थी कि कई दिनों तक हमें ये भी नहीं पता था कि हमने अपने कितने साथियों को खो दिया है और कितने हैं जो अभी जिंदा हैं। 21 नवंबर 1962 चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। वलोंग की इस लड़ाई में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए हमारे 388 बहादुर अफसर और जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जितना नुकसान चीनी सेना ने हमारा किया उससे कहीं ज्यादा नुकसान हमने उनको पहुंचाया। लेकिन चीनी सेना ने अपने हताहतों की सही संख्या कभी नहीं बताई। हमारे पास जो कुछ भी था हम लड़े और डट कर लड़े और इस बात का लोहा दुश्मन भी मान गया कि हिंदुस्तानी फौज खतरनाक लड़ाकों की एक सरफिरी फौज है जिनके इरादे लोहे से भी मजबूत और आसमान से भी ऊंचे हैं। टाइम्स मैगजीन ने लिखा, एट वलोंग Indian troops lacked everything except guts। वलोंग की इस लड़ाई में अपने पराक्रम और वीरता के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमारे सैनिकों को 1 महावीर चक्र, 10 वीर चक्र, 2 सेना मेडल और 1 मेंशन इन डिस्पैचेस से सम्मानित किया गया। वलोंग की इस लड़ाई में हमने बहुत कुछ देखा। इस लड़ाई में हमने भारतीय सेना की उन बटालियनों की वीरता, निडरता और अदम्य साहस को देखा। कर्तव्य से भी उठकर कुछ कर दिखाने का जज्बा देखा। घर बार और अपनों को भूलकर निस्वार्थ देश की सेवा में हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देते देखा। भले ही 1962 के घाव समय ने धीरे धीरे भर दिए हों, लेकिन आज भी जब हम अपने शहीदों को याद करते हैं तो सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी वो बुलंद चोटियां जिनको तुमने अपने लहू से सींचकर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। सलाम है, सलाम है, सलाम है।
कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, Ladies and gentlemen, I request you all to please rise for the national anthem. देवियों और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने स्थान पर राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं।